नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार। कल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं पर बाई इलेक्शन था। उपचुनाव था। ये चुनाव इसलिए था क्योंकि कुछ सीटें खाली हो गई थी, कुछ सांसद बन गए थे, जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था। वैसे तो चुनाव महाराष्ट्र, झारखंड और पंजाब और अलग स्टेट में भी था, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव क्यों कल चर्चा में रहा पूरे दिन? क्यों जो है ना कि पुलिस आईडी कार्ड चेक कर रही थी, वोटर कार्ड चेक कर रही थी, बल्कि उनको अधिकार नहीं था। और जिस तरीके से कल सपा जो पार्टी है, अखिलेश यादव है, उन्होंने बार-बार ट्वीट किए कि हमारे लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, एक खास कम्युनिटी के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन से बार-बार अपील की गई कि इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करो, और बाद में कार्रवाई भी, कुछ पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। तो कल जो चुनाव पूरा चला, बाई इलेक्शन चला, तो महाराष्ट्र और झारखंड बाकी स्टेट को भूलकर ये 9 विधानसभाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई बीजेपी पार्टी के लिए कि पूरा जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उस पे इतना दबाव बनाया गया और क्या घटनाक्रम रहा? इसी पे हम आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अविनाश सैनी। सर नमस्कार। जी नमस्कार कुलदीप। सर कल जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन था, और हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जी ये 9 विधानसभाएं वो सीटें हैं कि इससे पहले जो फर्स्ट फेज में चुनाव था, लेकिन बाद में शिफ्ट कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास काफी रिक्वेस्ट आई है फेस्टिवल जी या किसी उसको लेके कि इसको हम 20 तारीख तक टाल देते, तो पहले 13 को था। पहले 13 को था, तो ये पोस्टपोन कर दिया इलेक्शन। जिस तरीके से उस टाइम भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी अब की बार लूज करने वाली है बाई इलेक्शन में, और उस डर से इन्होंने ये इलेक्शन पोस्टपोन किया। और जिस तरीके से कल हमने देखा कि जब चुनाव हो रहा था, तो अलग ही बहुत सारी जगह जो विधानसभा हमने देखी घटनाएं आई कि किसी को वोटर कार्ड चेक कर रही है पुलिस, किसी को वोट डालने से रोका जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या थी, और आपको क्या लगता है कि सिर्फ 9 विधानसभाएं सीटें पूरी सेंटर में रह गई और बाकी सब जो है ना कि चुनाव भूल गए लोग? जी कुलदीप, हम 10 विधानसभा ऐसी थी उत्तर प्रदेश में जिन पे उपचुनाव होना था। जी सर। लेकिन टेक्निकल कारण से एक जो विधानसभा है उसमें चुनाव चुनाव आयोग ने नहीं करवाया, 9 पे करवाया। 9 में से 8 सीटें ऐसी हैं जहां के जो विधायक थे वो लोकसभा चुनाव में एमपी चुने गए और वो सीटें खाली हो गई। जी सर। तो ये जो 9 विधानसभा सीटें, इन पे कल चुनाव था। और जो कल पूरा घटनाक्रम जो हुआ है सुबह से लेके और शाम तक का जो घटनाक्रम है, वो एक तरह से लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग की तरह से कहा जा सकता है कि बिल्कुल जो प्रशासन है और खास तौर पे पुलिस प्रशासन है, उसने जो भूमिका निभाई इलेक्शन के दौरान, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि फेयर इलेक्शन करवाया जाना चाहिए, सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। और जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है स्वीप, वो एक प्रोग्राम चलाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उनको उत्साहित करने का काम करता है। तो कल पुलिस प्रशासन ने इसके बिल्कुल विपरीत जो अपना रोल निभाया और लोगों को वोट डालने से रोका गया। ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं कल, और बहुत सारे आरोप लगे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उस पे एक्शन भी लिया है। और बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है कि चलते चुनाव में जी सर, जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, मतलब सब इंस्पेक्टर जो है, छोटी पोस्ट नहीं होती है, जी सर, वहां के एसएचओ हैं, उनको निलंबित किया है। जी सर। लेकिन ड्यूटी से भी हटाया है कुछ हाँ, को, तो कुछ को ड्यूटी से हटाया है। लेकिन आप ये देखो कि ये सारी चीजें किसने, इस चीज को उजागर किसने किया? जी सर। इसको उजागर किया जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, बिल्कुल सर। जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सबसे बड़ा स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभाएं है, लोकसभा है, वहां पे 9 सीटों पे बाई इलेक्शन हो रहा है, और दिल्ली के बिल्कुल बगल में है वो, और जो नेशनल मीडिया है उस पे उसकी कोई खबर नहीं है। मतलब वो उंगली पे लगी शायद दिखा रहा था झारखंड और महाराष्ट्र की, लेकिन उसको जो चुनाव में डेमोक्रेसी की जो हत्या हो रही थी वो नहीं दिख रही थी। वो नहीं दिख रही और थी। सपा पार्टी जो अखिलेश यादव है, जो वहां के वोटर्स है, आम वोटर्स है, वो एक मीडिया बनकर उभर गए, खुद वीडियो बना के वो डालते रहे सोशल मीडिया पे कि हमें वोट देने के अधिकार से रोका जा रहा है। कि एक तरफ इतना धुआंधार प्रचार करते हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं सर,
सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है और वो एक स्टेट की पुलिस उसको जो है ना कि दबाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। जो आरोप लगे हैं इन 9 विधानसभाओं पे जो उपचुनाव हुआ, इसमें जो समाजवादी पार्टी ने और जो वीडियो सामने आई है उसमें कुछ चीजें बिल्कुल साफ-साफ आई हैं। पहली चीज, अखिलेश यादव ने कहा कि शुरुआत में जब इलेक्शन के एजेंट बनाने थे, जी सर। तो एजेंट नहीं बनने दिया गया। इस पे बहुत जद्दोजहद हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी है, उसने बड़ा प्रतिरोध किया इसका और वो एजेंट बनाने में, अपने एजेंट बूथ पे बैठाने में कामयाब हुए। तो पहली लड़ाई तो यहीं से शुरू हो गई कि आपको एजेंट नहीं बनाने दिया जा रहा। इसके बाद ये हुआ कि जो समाजवादी पार्टी के संभावित जो सपोर्टर है, मतदाता है, ऐसा लगता है कि ये समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, जी सर। उनको वोट देने से रोकने का काम पुलिस ने किया। जी पुलिस का काम ये इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने बाद में कहा, बड़े पुलिस अधिकारियों ने भी कहा कि जब इलेक्शन की प्रक्रिया चलती है तो पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, जी सर। जो ड्यूटी पे होते हैं, और उस ट्रेनिंग का हिस्सा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट के लिए प्रोत्साहित करना है। आप कोई बैरिकेटिंग नहीं कर सकते जी सर। बूथ के से पहले, जी सर। आप किसी का आई कार्ड चेक नहीं कर सकते। वो गलत है तो आगे जो अधिकारी बैठे हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो जो पोलिंग करवा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। ये पुलिस का काम नहीं है कि वो लोगों के आई कार्ड चेक जी करे सर। और उनके आई कार्ड को ये बताए कि ये नकली है, ये फर्जी है, तुम गलत आदमी हो। ये पुलिस को कहने का, करने का अधिकार नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जी सर। लेकिन बिल्कुल बेशर्मी के साथ पुलिस अधिकारियों ने ये भूमिका निभाई वहां पे। तो ऐसा लग रहा था कि जो, और ये कोई एक जगह नहीं थी, अगर ये किसी एक बूथ पे होता, किसी एक पुलिस अधिकारी द्वारा होता, तो ये मान लिया जा सकता है कि भाई वो अधिकारी बायस्ड है। जी सर। लेकिन ये बहुत सारी विधानसभाओं में हुआ, बहुत सारे बूथों पे हुआ, तो इससे ये लगता है कि ये बिल्कुल सोची समझी सरकार की तरफ से कोई उनको निर्देश दिए गए हैं, उनको समझाया गया है कि तुम्हें ये भूमिका निभानी है। तो इससे जो स्टेट मशीनरी है, जो हम ये बात करें कि योगी सरकार है, इस पे एक सवालिया चिन्ह लगता है कि योगी क्यों डरे हुए थे, मतलब क्या मतलब उनको सरकार खतरा तो था। गिरने वाली नहीं थी। हाँ, इतने ज्यादा उनके एमएलए है, ऑलरेडी वो सरकार में बिल्कुल। है और ये 9 विधानसभा फॉर एग्जांपल अगर वो चली भी जाती तो उससे कुछ बदलने वाला तो था कोई नहीं। बदलने वाला नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है, जो हम समझते हैं, जो राजनीति में थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हैं, उसकी गहराई से समीक्षा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो और अखिलेश यादव ने ये शब्द कहे हैं, बिल्कुल। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जो वोटर है वो तो जो आम वोटर है वो तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ थे ही। जी सर। दिल्ली की सरकार भी उनके खिलाफ थी, जी मतलब सर। दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार के जी जो सर। जी सर। बड़े नेता हैं वो भी इनके खिलाफ थे, और जो डिप्टी सीएम है जी सर। वो भी इनके खिलाफ है। मतलब वो तीनों मिलके, मतलब इतने साल से जो चल रहा है कि बार-बार खबरें आ रही है कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ को बदल हटाया दे, जाए। योगी आदित्यनाथ को बदल जाए। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा में जो पटकनी लगी है इनको, अखिलेश यादव बार-बार कहते हैं, जब सांसद में भी उन्होंने कहा सेशन चला हुआ था, मैं नमस्ते करता हूं तो मेरी नमस्ते नहीं लेते। गुस्सा इनको योगी आदित्यनाथ से होना चाहिए, गुस्सा मुझसे हो रहा है, मैं सीट जीत गया। तो वो कहते हैं कि जो उन्होंने पीडीए बनाया है, जो पिछड़ा, जो दलित और जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसका जो गठजोड़ है, उससे ये डरे हुए। और कल आपने देखा होगा माइनॉरिटीज को किस तरीके से टारगेट किया गया, उनको उनके कपड़े देख देख के उनको बार बार वीडियो वायरल हो रही है, उनको वापस भेज रहे हैं वोट करने से, और वो खुल के आ रहे हैं। और एक इंसिडेंट तो ऐसा है कि सर एक पुलिस वाला महिलाएं डट के खड़ी है और वो पिस्टल लहराता हुआ नजर आ रहा है कि मतलब अब इलेक्शन में ये होगा कि मतलब महिलाएं वोट डालने जा रही है, आप उनके सामने जो है ना कि पिस्टल तान के खड़े हो जाओ। बल्कि ये तो होना चाहिए, तो पुलिस को तो ये मोटिवेट करना चाहिए कि आओ हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, कि आपको वोट देने से ये पिस्टल आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो उनकी तरफ तान के खड़ा है कि तुम जाओ यहाँ से। और वो महिलाएं डट गई वहां कि वोट देना हमारा अधिकार है और आप हम पे गोली नहीं चला सकते। हाँ, वोट डालने के लिए। तो ये मतदाताओं की जागरूकता का प्रमाण भी है एक तरह से, लेकिन सरकार का डर जो है, मतलब ऐसा लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ है उनके बीच में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारियां, खास तौर पे अमित शाह की अगर हम बात करें, तो ये बिल्कुल दो धड़ेबाजी बन गई है बीजेपी के अंदर।
और एक दूसरे को पस्त करने की जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं। मतलब हम ये एक समय पे बीजेपी आरोप लगाती थी कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस में धड़ेबाजी है, कांग्रेस में गुटबंदी है। जी सर। तो ये गुटबंदी इस समय पे बीजेपी में बहुत बड़े लेवल पे दिखाई दे रही है। जी सर। और इतने बड़े आपके जो पदाधिकारी हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके सेंटर के मिनिस्टर हैं, उनके बीच में जो रस्साकसी चल रही है सत्ता को लेके, एक दूसरे को नीचा दिखाने को लेके, ये लोकसभा चुनाव में जो वहां पे लोकसभा के जो बीजेपी हारी है सीट, तो उसको ये माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने उसको ढीला छोड़ा है वहां पे, और जिससे वो ये दिखाना चाहते थे कि मैं अगर चाहता तो जितवा भी सकता था, और मैं अगर ढीला हुआ तो देख लो ये हाल हो गया। तो इसी तरह से अब ये लग रहा था कि अब उनको ये लग रहा है कि अगर ये 9 सीटें, हालांकि अगर हम पिछला इतिहास देखें यूपी का, खासतौर पे जब से बीजेपी सत्ता में आई है, योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आई है, तब से लेके अब तक का अगर इतिहास देते तो बीजेपी कोई बड़े उपचुनाव कभी नहीं जीती है। बिल्कुल। उपचुनाव सपा ने जीते हैं। जी सर। है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है, वरना बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, वो सपोर्ट करती थी या वो साइलेंट रहती थी। तो ये भी कोशिश हुई कि बीएसपी को बनाया जाए कि वो उपचुनाव लड़े, ताकि जो सपा के जो वोट है वो कटे किसी तरह से, मुस्लिम मतदाता है, अल्पसंख्यक है या जो दलित है वो बढ़ जाए। तो ये सारे कोशिशें जब आपसे नहीं हो रही है, लोकतांत्रिक तरीका है, आपने ये अपना लिया, इससे आपको लगता है कि आप जीत नहीं पा रहे हैं, तो फिर प्रशासन का सहारा लेते हैं। और प्रशासन जो भूमिका निभा रहा है वो आपकी टोपियां देख के, आपका पहनावा देख के, आपका वोटर आईडी कार्ड देख के, जी सर, वो आईडी कार्ड देखते हैं और उसको वापस कर देते हैं, बल्कि जिसको उनका अधिकार ही नहीं है, वो है नहीं, देखने का अधिकार नहीं है, और वो उसको देखते हैं और कहते हैं नहीं ये तो नकली है। भाई आपको क्या पता ये नकली है, ये तो फर्जी है, आपको क्या पता? वो तो जो अंदर पोलिंग बूथ अधिकारी उनके पास लिस्ट है पूरी की, वो मिलाएंगे, किसकी वोट नहीं है। 2-3 जगह ऐसे मैच होते हैं, उसके बाद वोट डालता है। मीरापुर जो विधानसभा सीट है मुजफ्फरनगर में, वहां के जो प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय जनता दल वहां पे चुनाव लड़ रहा है, तो उसके जो प्रत्याशी हैं तो उन्होंने कहा है कि लोग मस्जिदों में रुके हुए हैं, लोग बुर्का पहन के आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। बुर्का पहन के लोग कैसे आ सकते हैं? अंदर जो अधिकारी हैं वो तो सब देख रहे हैं। तो आप अपने अधिकारियों पे जो राज्य की मशीनरी है उस पे भरोसा नहीं है आपको, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें वहां पे हुई हैं। और इसमें सर जो जी कुंदरकी के जो सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान, उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि मैं मतगणना का, उन्होंने ये कहा कि मैं मतगणना का बहिष्कार करूंगा। जिस तरीके से जो है ना कि भेदभाव हुआ है वोटिंग प्रक्रिया में, जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग हुई है, उन्होंने कल मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे बूथ नंबर लिख के उन्होंने कहा कि इस बूथ पे और चुनाव आयोग इसमें इंटरवीन करे। तो इस लेवल पे अखिलेश यादव ने तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करने के लिए कल और लिखा है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उनको, बकायदा पुलिस वालों के उन्होंने नाम बताए। वो अपील कर रहे हैं कि आप इन पुलिस वालों के हमें नाम बताओ, उस एक बूथ का हमें वो बताओ, हम चुनाव आयोग से अपील करेंगे और उन पर कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई होती हुई भी देखी हमें शाम तक देखे, तो पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए, चुनाव आयोग ने जो है ना कि इंटरवीन भी किया और फिर बाद में वोटिंग होनी भी शुरू हुई। लेकिन ये इतना हुआ, इतना डर क्यों सर? मतलब आपको क्या लग रहा है कि 9 विधानसभा सीटें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना डर क्यों? अस्तित्व का सवाल ऐसा लगता है कि कुछ अंदरूनी रस्साकशी जो उत्तर प्रदेश बीजेपी है या टोटल जो बीजेपी सेंट्रल बीजेपी है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके बीच में कुछ ऐसा रस्साकशी चल रही है कि एक दूसरे को शह मात का जो खेल है वो विद इन बीजेपी चल रहा है। और उससे योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी जो है वो खतरे में दिखाई दे रही है। आप ये देखो कि जो योगी आदित्यनाथ अभी स्टार प्रचारक है, वो हरियाणा में भी आए, झारखंड में भी गए, वो महाराष्ट्र में भी गए और उन्होंने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। लेकिन आप ये देखो कि बाकी जो बीजेपी के नेता, बड़े नेता है, प्रधानमंत्री ने उसके पैरेलल नया नारा दिया। मतलब उस नारे को उन्होंने रिपीट नहीं किया कि हमारे देखो मुख्यमंत्री ने कहा है और हम इसको समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने।
उन्होंने अपना पैरेलल नया नारा दिया, एक नई लाइन खींच दी। एक है तो सेफ है। और महाराष्ट्र में तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने, इवन जो उप मुख्यमंत्री है वहां पे, अजीत पवार ने तो विरोध किया। अजीत पवार ने किया, और जो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि महाराष्ट्र में हम इसका समर्थन नहीं करते। सबका साथ सबका विकास ये हाँ। और ये हमें दिखा भी कि जब इलेक्शन था तो अजीत पवार ने जो बारामती का इलाका वहां चुनाव प्रचार से मना कर दिया कि हम बीजेपी के बड़े नेताओं को यहाँ नहीं बुलाएंगे। हाँ। तो जो ये आप देख रहे हो कि जो धर्म की राजनीति है, चाहे बीजेपी के बड़े नेता एक कम्युनल जो पॉलिटिक्स है आप देख सकते हैं, इसमें चुनाव में वो उभर कर आती है। जैसे ही वोट जल जाती है 5 साल तक उस जो मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन जिसकी ये हक की बात करते हैं उसके तो उनके तो बच्चे अभी लाठियां खा रहे थे। बिल्कुल। यूपीपीएससी के जो एग्जाम थे उन्होंने वहां लखनऊ में लाठियां खाई है कि भाई आप इसकी एग्जाम को नॉर्मलाइजेशन होता है, एक शिफ्ट में ले लो, 2 शिफ्ट में ना ले, और बाद में सरकार बैकफुट पे आई। तो अभी हम चुनाव की बात करें तो 9 विधानसभाओं में ये मतदान हुआ, और टोटल मतदान जो हुआ कुलदीप, मैं आपको बताऊं कि 50% से भी कम मतदान हुआ। और सबसे मैं पिछले 3-4 साल का देख रहा हूं, हाँ, सबसे कम परसेंटेज रही है। 49.30% जो है जी सर, वो चुनाव जो मतदान हुआ है टोटल, सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है वो कुदरकी में हुआ है 57.72%, सबसे कम हुआ है गाजियाबाद में 33.3%। और 4 सीट तो ऐसी हैं, गाजियाबाद, खैर, सीसामऊ और फूलपुर, जहां पे 50% से कम हुआ है। और अगर हम 2022 के चुनाव की बात करें इन सारी विधानसभा में, तो सबसे गाजियाबाद में तो 18.27% कम मतदान हुआ था। 18% घट गया, 18.25%। और खैर में जो सुरक्षित सीट है, ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये 15.5% डाउन गया। हाँ, कुंदरकी में 13.5% मुरादाबाद में, और मुजफ्फरनगर की मीरापुर में 11.5%। मतलब इतना कम मतदान 2022 के। करहल, मैनपुरी जो सफाई परिवार का जो गृह क्षेत्र है, जहां से जो अखिलेश यादव जीते और मुलायम सिंह यादव जहां से चुनाव लड़ते रहे, वहां पे लगभग 12% कम मतदान हुआ। तो ये आप ये देखो कि मतदान को बाधित करने की जो कोशिश रही सरकार की, वो सफल हुई है, कामयाब होती दिखी है। इसीलिए उन्होंने कहा है जो कुंदरकी के जो हाजी रिजवान ने कि हम मतगणना का विरोध करेंगे। जी सर। तो और ये कब हुआ, आप ये देखो कि ये किस हालात में हुआ है। 3,718 पोलिंग बूथ टोटल थे, और उनमें से आधे की वेबकास्टिंग करवाई। चुनाव आयोग ने ये कोशिश की, मतलब दिखाया ऐसा कि आधी की वेबकास्टिंग करवाई जा रही है। 9 सामान्य पर्यवेक्षक उन्होंने नियुक्त किए, 5 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए, 9 जो खर्च का हिसाब किताब व्यय पर्यवेक्षक है वो नियुक्त किए, 350 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 56 जोनल मजिस्ट्रेट, 60 स्टैटिस्टिक्स मजिस्ट्रेट और 745 माइक्रो ऑब्जर्वर। इतनी बड़ी टीम इन 9 विधानसभाओं में फेयर इलेक्शन करवाने के लिए नियुक्त किए गए। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का जो ट्विटर हैंडल है उस पे एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें गड़बड़ी की आशंकाएं दिख रही हो। जो गड़बड़ी हुई जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे है, जो सोशल मीडिया जो चैनल चलाते हैं पत्रकार, स्थानीय पत्रकार, उन्होंने जो वो दिखाई है वीडियो, जो अखबारों में, स्थानीय अखबारों में जो खबरें आई हैं उसकी कोई झलक इनके जो ऑब्जर्वर है, इनके जो अधिकारी हैं, उन्होंने किसी ने नहीं दी। वो दे रहे हैं जी बहुत बढ़िया फेयर इलेक्शन चल रहा है। तो क्या इसी को फेयर इलेक्शन कहते हैं? क्या इसी को जो चुनाव, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, खासतौर पे चुनाव आयोग जिसपे सवालिया निशान लगता रहा है। और मैं आपको बताऊं अभी हरियाणा चुनाव में भी, हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस बिल्कुल खुल के ये आरोप चुनाव आयोग पे लगा रही है कि उसने पार्शियलिटी की है। और अभी मैं आपको एक और नई खबर है, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उदयवान जो अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है
जो कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया है, उनके पास एक मैसेज जिस दिन चुनाव की गिनती होनी थी, गिनती वाले दिन सुबह 7 बजे 7:30 बजे एक मैसेज आता है उनके पास किसी व्यक्ति का, और वो ये कहता है कि 14 विधानसभा है, ये लिस्ट है 14 विधानसभा की, इनमें कांग्रेस चुनाव जीत रही है लेकिन जीतेगी नहीं, क्योंकि ये जो ईवीएम है वो सेट कर ली गई है। ये आरोप लगाया, ये आरोप उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि जो उस पे उन्होंने उसको डाला है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है, और ये आपको फेसबुक पे कहीं भी मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे उसका जो स्क्रीनशॉट है, जो दीपक बावरिया को वो बता रहे हैं कि मैसेज आया किसी व्यक्ति का, तो उसके स्क्रीनशॉट भी उन्होंने डाले, और उसने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 14 में से कोई भी सीट कांग्रेस नहीं जीतेगी, वो कितनी मजबूत हो वहां पे। और ये वो 14 सीट है जिस पे कांग्रेस बड़ा दावा कर रही थी कि वो तो आसानी से ये 14 सीट जीत रही है, वहां वो बहुत मजबूत है। जितने भी जो चुनाव के एग्जिट पोल आए हैं और जो प्री पोल आए थे, वो सब इसके पक्ष में थे, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अभी सुबह 7 बजे आपको बता रहा हूं कि जो ईवीएम है वो सेट हो चुकी हैं, और आप ये सीटें नहीं जीत रहे हैं, ये सीटें बीजेपी जीतेगी, 100% जीतेगी। तो आप ये देखो कि कोई एक व्यक्ति गिनती होने से पहले ये दावा करके बता रहा है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि दीपक बावरिया उस समय बीमार थे, इसलिए वो अपना जो व्हाट्सएप मैसेज है उसको चेक नहीं कर पाए, और हमें बाद में ये मिले, तो इसलिए हम बाद में ये बता पा रहे हैं, अब हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। तो कैसे कोई व्यक्ति जब सुबह गिनती होने से, शुरुआत होने से पहले ये बता देता है कि इन सीटों पे क्या स्थिति रहने वाली है, ये भविष्यवाणी कर देता है चुनाव के परिणाम की, तो आप देखो कि इलेक्शन कमीशन कहाँ उसका जो विश्वसनीयता है वो कहाँ टिकती है। और ऐसे ऐसे जो आरोप है वो लगातार लगते रहे हैं, लोकसभा चुनाव में लगे, उससे पिछले चुनाव में लगे, तो इलेक्शन कमीशन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ऊपर जिस तरह के आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए गए हैं, और उन पे जो टैग लगाया गया है कि वो सत्ता पक्ष की एक तरह से उसके पक्ष में आप काम कर रहे हो, तो उससे निकलने की जरूरत है, और ये उसका दायित्व है कि वो पूरी दुनिया में जो भारत का लोकतंत्र है उसको बचाने की जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर है। उसकी विश्वसनीयता जो पूरी दुनिया में, भारत का नाम किस लिए है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर सबसे बड़े लोकतंत्र पे सवालिया चिन्ह लग जाता है कि इस लोकतंत्र में इस तरह से पुलिस चुनाव के समय पे बिहेव करती है, लोगों को वोट डालने से रोकती है, उनकी आईडी चेक करती है, बैरिकेटिंग करती है, उनको धमकाती है कि आप वोट मत डालो, यहां से भाग जाओ, तो अगर ऐसा चुनाव हो रहा है तो फिर कैसा लोकतंत्र है। हम विदेशों में जो डंका भारत का बजने की बात है, उस डंके की बात हम कैसे कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया में सीना तान के कैसे खड़े हो सकते हैं कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और देखिए आप हमारे चुनाव का तरीका है उसको देखिए और आप इसको फॉलो कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह इस पे लगता है, और मुझे लगता है कि ये पूरी जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन है उसकी जिम्मेदारी है, जो संवैधानिक दूसरी संस्थाएं हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को सरकार की जो छाया है उससे अलग अपनी जगह ले, और वहां पे अलग दिखाने का उनका दायित्व बनता है कि वो करें। तो बहुत सारे आरोप जो लगे हैं वो आ चुके हैं लगभग। अखिलेश ने कहा है कि वोट से नहीं खोट से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, और हार के डर से प्रशासन पर दबाव बना रही है बेईमानी करने का, और पुलिस की जो हरकत है वो उससे दिखाई देती है, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का वो दबाव बना रही है। चुनाव आयोग पे भरोसा कम हुआ है जनता का, राजनीतिक पार्टियों का, मेन स्ट्रीम मीडिया की जो भूमिका है उसमें उस पे सवालिया चिन्ह उन्होंने लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग पे ये लगाया है कि वहां पे आप कुछ नहीं दिखा रहे हैं, उसके ट्विटर हैंडल पे कोई वीडियो ऐसी नहीं है, और चुनाव आयोग मतदान को बढ़ाने के लिए जो प्रयास करता हुआ दिखाई देता है वो धरातल पे कहीं नहीं है, धरातल पे इससे उल्टा है। क्योंकि आप ये देखो कि चुनाव के समय पे जो पुलिस मशीनरी है
जो अधिकारी हैं वो सब चुनाव आयोग के अंडर काम करते हैं, तो वो चुनाव आयोग के एक हिस्से माने जाते हैं। तो चुनाव आयोग का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो कैसे बिहेव कर रहा है, इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग कितना सफल रहा है फेयर इलेक्शन करवाने में। तो ये स्थिति रही है और इससे मतलब मुझे ये लगता है और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि देश की जो छवि है वो कहीं ना कहीं इससे उस पे वो धूमिल होती हुई दिखाई देती है, और इसको बचाने का बहुत बड़ा काम यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को करना है। और जो स्थिति जो यूपी में पैदा हुई है उस पे भी अगले दिनों में कुछ ना कुछ नया कुछ घटित होने वाला है, क्योंकि जो कहा जा रहा है मीडिया में, जो चीजें उभर के आ रही है कि जो योगी सरकार है उसके खिलाफ ही काम कर रहे हैं उसके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो, और सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो, और मतदाता बहुत परेशान है वो उनके खिलाफ है। तो इस तरह से जो अंदरूनी राजनीति है बीजेपी की वो कहीं ना कहीं उजागर इसमें हुई है, खुल के आ रही है। तो इस पे भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और स्पष्टताएं आएंगी और क्या एक्शन इस पे होता है चुनाव आयोग की तरफ से। हालांकि 5 जो सीनियर अधिकारी हैं एसआई लेवल के वो सस्पेंड हुए हैं, और 2-3 अधिकारी और हैं जिनको ड्यूटी से हटाया गया है। तो एक तरह से ये एक्शन उस समय पे लिया गया है, लेकिन परिणाम क्या होंगे जो इतना मत प्रतिशत घटा है, ये किस पे असर पड़ेगा इसका, ये देखने की बात है। तो ये चुनाव परिणाम जो आएंगे उस समय पे क्या, और अगले एक दिन और है बीच में चुनाव जो मतगणना का है, उससे पहले भी चुनाव आयोग क्या अपना स्टैंड लेता है और जो समाजवादी पार्टी है वो क्या स्टैंड लेती है, तो इस सब पे हम आगे भी बात करते रहेंगे। तो ये आपने सुना कि पूरा प्रकरण किस तरीके से कल जो 9 विधानसभाओं पे चुनाव था उस पे किस तरीके से पूरा दिन ये प्रकरण चला, कैसे मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। मुजफ्फरनगर की जो सीट थी मीरापुर, वहां से बूथ नंबर लिख के जो है ना कि ये आरोप लगाए गए कि पुलिस प्रशासन जो है ना कि वोट डालने से रोक रहा है। और क्योंकि शीशामऊ में, हाँ शीशामऊ में ऐसी बहुत सारी विधानसभाएं थी जहाँ रोका गया। और अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस तरीके से ट्विटर पे ट्रेंड करा के वहां के लोकल जर्नलिस्ट या जो आम जनता है वो ट्रेंड नहीं कराती, तो हो सकता है कि शायद हम तक ये बात नहीं पहुंच पाती और कल का चुनाव जो है ना कि एक दहशत में, एक डर में वोटर वोट ही नहीं डालने जाते, ये चीजें बदल जाती। लेकिन ये चीजें हमारे सामने है क्योंकि सोशल मीडिया हमारे पास था, बोलने वाले लोग हमारे पास थे, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है उन्होंने अपना शानदार काम किया। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि हम जब लोकतंत्र देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक की जब स्थापना हुई तो किससे हुई थी? वो राज सत्ता से मुक्ति पाने के लिए हुई थी। वो जो हठ तंत्र था, जो लठ तंत्र था, जो बाहुबली जिनकी सत्ताएं थी उनको चुनौती देते हुए ये लोकतंत्र आया था और पूरी प्रजा को, पूरी जनता को ये अधिकार मिला था कि वोट डालने का। वो अपना, अगर कोई व्यक्ति या कोई राजा या कोई देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उनको पसंद नहीं है तो वो आने वाले चुनाव में उसको बदल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का प्रकरण कल हुआ कि वोट डालने से जो है ना कि लोगों को रोका गया, तो ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करता है, लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है कि इतनी तैयारी बड़े लेवल पर हुई तो एक छोटी सी यूनिट ने सारा का सारा जो है ना कि खेल बिगाड़ दिया। हालांकि काफी चीजें बाद में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हमने आदेश दिए, पुलिस वाले सस्पेंड भी किए, कार्रवाई भी की है, ड्यूटी से भी हटाए गए हैं। इसका असर कितना होगा अविनाश सर ने आपको बताया कि ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन हार जीत से परे हमें एक चीज जरूर समझनी चाहिए कि लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार सबका अगर ऐसा होता चला गया तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है? कोई पार्टी वैसे ही घोषित कर दे सर, फिर चुनाव के मतलब क्या रह जाएंगे? होना तो ये चाहिए ताकि जो केंद्र की सरकार है, वहां के मिनिस्टर्स ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आके सामने ये कहना चाहिए था कि भाई ये जो कार्रवाई हो रही है हम इसके जो प्रकरण हो रहा है इस पे हम कार्रवाई करेंगे और एक हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव चाहते हैं ताकि जो जनता का फैसला हो उसको सभी स्वीकार करें। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। आपके पास कोई और ऐसा मुद्दा हो जिस पे आप हमसे डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।